तरीके से बताई जा रही है, थोड़ा ध्यान रख लेना। आओ स्टार्ट करते हैं अपने। मैंने कल आपको बजट करवाया था, ठीक है, और उस बजट में मैंने आपको ये बताया था कि बजट होता क्या है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए हो तो दिक्कत है भाई, वो आपकी समस्या है, वो आप खुद निपटे उससे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बिना पढ़े काम चलेगा नहीं, ठीक। आज भी थोड़ा वक्त लगेगा, आगे चलकर हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि बजट दो प्रकार का होता है, एक होता है राजस्व बजट और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में हमने राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा, राजस्व अधिशेष, ऐसे कुछ शब्दावलियां की थी हमने, और हमने ये पढ़ा था ये क्या क्या होता है, ठीक। अब इसी दिशा में दूसरा हेडिंग डाल दीजिए, पूंजीगत बजट। बी पोर्शन है मेरे हिसाब से, पूंजीगत बजट बी है या ए? बी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल बजट। अब जो कल पढ़ के आए हैं वो उसके साथ अपने आप कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है। पूंजीगत बजट, अब इसमें एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए इस बजट में सरकार की संपत्ति, सरकार की संपत्ति, ठीक है ना, संपत्ति होती है ये, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स, ठीक है ना। सरकार की संपत्ति और उसमें होने वाले, उसमें किसमें, संपत्ति में, उसमें होने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा होता है, उसमें होने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा होता है। चलें, आइए ध्यान से समझिए इस चीज को। सरकार की संपत्ति, ठीक है ना, जैसे आपकी संपत्ति आपका घर है, आपके खेत है, यह आपकी संपत्ति है, ठीक है। अब इसमें उसके बारे में लेखा जोखा होगा और उसमें होने वाले परिवर्तन, ठीक है ना। जैसे ताजा ताजा एग्जाम्पल बताऊं, अभी हाल फिलहाल 5-7 सालों का, जैसे रेलवे, ठीक है ना, रेलवे सरकार की संपत्ति है। अब रेलवे में उसने क्या किया, कुछ हिस्सा बेच दिया, विनिवेश कर दिया, निजीकरण कर दिया, तो इसका मतलब अब वो सरकार की संपत्ति नहीं रही। समझे बात को, उसमें होने वाले परिवर्तन। एयर इंडिया पहले सरकार के पास थी, अब कौन संभाल रहा है, टाटा, अब वो सरकार की संपत्ति नहीं है, पहले थी अब नहीं है। तो सरकार की जो संपत्ति होती है और उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसका जो लेखा जोखा होता है वो पूंजीगत बजट होता है। बताना पड़ता है सरकार को, हमने ये बेच दिया, हमने ये खरीद लिया, ऐसे होता है ये, ठीक है। अब इसमें हम वही बातें करेंगे, जैसे हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो होगा पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट। अब यदि आप पढ़ के आए हो तो याद कीजिए, हमने राजस्व बजट लिखा था, उसके नीचे हमने राजस्व प्राप्ति लिखी थी, और यहाँ हमने पूंजीगत बजट लिखा है और यहाँ हमने इसके नीचे पूंजीगत प्राप्ति लिखी है। तो ऐसे यदि आप पढ़ोगे कंपैरिजन करके, फिर आपको इजी भी लगेगा, याद भी रहेगा, और इस बीच में मिक्सिंग भी नहीं होगी। तो पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट, आइए लिखिए, इसमें वो आइटम आते हैं, आइटम, ठीक है ना,
सोर्सेस, स्रोत। इसमें वो आइटम आते हैं जो हमारी आय का हिस्सा नहीं होते हैं। जो हमारी आय का हिस्सा नहीं होते हैं। अब देखो, जो बच्चे पढ़ के आए हैं, कल वाली क्लास ली है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत है। राजस्व प्राप्ति क्या होती है? इसमें वो आइटम आते हैं जो हमारी आय का हिस्सा होते हैं। और पूंजीगत ये प्राप्ति क्या होती है? इसमें वो आइटम आते हैं जो हमारी आय का हिस्सा नहीं होते हैं। समझे बात को? तो बहुत आसान है, टफ नहीं है ये। अब इसमें क्या क्या चीजें होगी? जैसे हम कहें, सबसे पहले लिखिए सार्वजनिक ऋण, पब्लिक लोन। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण। मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा, इसको है ना पब्लिक लोन नहीं कहते, पब्लिक डेप्ट कहते हैं। पब्लिक डेप्ट कहते हैं इसको। अब देखो, कई बच्चे तो पढ़ चुके होंगे, कई नहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, वो सब चीज़ें आपके आगे आ जाएगी। देखो, इसमें क्या होते हैं, सार्वजनिक ऋण क्या होती है? सरकार भी बेचती खरीदती है, उसको भी पैसा चाहिए होता है, तो वो लोन वगैरह लेती देती करती है। अब सार्वजनिक ऋण में क्या आता है? जैसे बॉन्ड, आगे चलकर हम पढ़ेंगे बॉन्ड, ठीक है ना, ये है। और जैसे ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, ये ऐसे सिस्टम होता है कि जैसे सरकार को पैसा चाहिए होता है, तो फिर वो आपको क्या करती है? एक बॉन्ड देती है, ठीक है ना, कहती ये बॉन्ड हो गया, ले लो भाई। उसके बदले में आप उसको क्या करते हो? कैश दे देते हो, तो सरकार के पास पैसा आ गया, ठीक है ना। अब जैसे मैंने, मान लीजिए, संस्थान को आगे बढ़ाना है, तो मैंने बॉन्ड दे दिए, मैंने बॉन्ड निकाल दिए, मैंने कहा मैंने 10 बॉन्ड निकाले हैं जी, और 10-10 हज़ार के हैं। तो फिर मैंने उसको बेचे, अब उसका अपना एक मूल्य होगा, मैं कहूँगा जी आप ले लो बॉन्ड, तो इन्होंने वो बॉन्ड खरीद लिया मेरे से, तो इन्होंने मुझे 10,000 रुपये दे दिए। अब मैंने इनको बॉन्ड दे दिया, हमारे बीच में एक बॉन्डिंग ये बन गई कि इन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं, तो 1 साल बाद मैं इनको 13,000 रुपये दूंगा, और अब मेरे पास 10,000 रुपये आ गए, पैसे आ गए। अब मैं उस पैसे का इस्तेमाल इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में करूंगा, मैं ऐड करूंगा, कुछ और लाऊंगा, एसी वेसी लाऊंगा, जो भी करूंगा काम, वो सारे काम करूंगा। तो मैं यहाँ पर पैसा लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, फिर मेरे को जो इनकम होगी वो इनको दे दूंगा, और नहीं होगी तो मैं घाटे में आ गया, मुझे नुकसान हो गया, लेकिन इनको मुझे 13,000 देने ही पड़ेंगे। ऐसा सरकार करती है, निकालती भी है, बेचती भी है, खरीदती भी है, दोनों काम करती है ये। तो ट्रेजरी बिल हो गया, ये लिखते जाओ साथ साथ, आज थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लिखना तो कम है लेकिन समझना ज़्यादा है। बैंक लोन, सरकार बैंक लोन भी तो देती है, ठीक है ना, ये बैंक लोन हो गया। चले, आइए, हैं, ये भी सेम ऐसे ही होता है, सेम ऐसे ही होता है, केवल केंद्र सरकार जारी करती है। 2 प्रकार के होते हैं, कई दिनों के लिए फिक्स होता है, 90 दिन के लिए भी होता है ये, और एक शायद मेरे हिसाब से ध्यान नहीं आ रहा, शायद एक दिन और होता है, 30 के आसपास होता है, कंफर्म नहीं है वो, तो वो निकालते हैं। याद कीजिए, जो बच्चे इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, करवा चुका हूँ ये चीज़, ट्रेजरी बिल के बारे में बताया जाता है आपको, तो आएगा आप सबके, वो ऐसी बात नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको अभी यहाँ रहने दो। जैसे शेयर मार्केट है, वो भी आएगा, उसका भी अपना एक रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आई जी बात सारी? चलें, आइए, ये तो सार्वजनिक ऋण हो गई, और सरकार जो भी बेचती है वो भी एक आय का हिस्सा होता है, ठीक है ना। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे सरकार है, ऐसा मत समझना बिल्कुल भी, जैसे सरकार ने एयर इंडिया बेच दिया, ठीक है ना, एरोप्लेन बेच दिया सरकार ने, उससे जो पैसा आया, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पैसे का इस्तेमाल एमएलए को खरीदने में करेगी,
ये फिक्स होता है, उसको बताना पड़ेगा कि हमने ये एयर इंडिया बेची थी, इससे हमें इतना पैसा प्राप्त हुआ और इस पैसे का इस्तेमाल हमने सड़क निर्माण में किया या बिजली निर्माण में किया या हमने यहाँ किया। ये चीज़ें क्लियर होती है, ऐसे नहीं कर सकते आप। सरकार कहाँ पर पैसा लगाएगी, ये पैसा कहाँ लगेगा, ये फिक्स होता है, समझे ना। जैसे आप एक नाम सुनते होंगे सेस, ठीक है ना, टैक्स के ऊपर एक टैक्स लगता है, उसको सेस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे पर्यावरण सेस होता है ये। अब उससे जो सरकार पैसा कमाएगी, तो जितना पैसा सरकार के पास आएगा, सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हमने इस पैसे, ये रहा इतना पैसा आया है, 20 रुपये मेरे पास आए हैं और 20 रुपये का इस्तेमाल मैंने पर्यावरण नियंत्रण के लिए किया है, उसको बताना पड़ता है सरकार को। ये सारा, ये ऐसे नहीं, पूरा चीज़ें क्लियर होती है, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। आइए लिख दीजिए, सरकार बेचती है, ठीक है। अब बेचने को तो वो आप जानते हो कुछ भी बेच सकती है, BSNL है, अब बेच दे तो बेच दे, ठीक है। आगे चल हम पढ़ेंगे, निजीकरण होता है, एक विनिवेश होता है, चलें। आइए अब आ जाइए इधर, सार्वजनिक ऋण हो गया, विदेशी ऋण। अब ध्यान रखें, देखो विदेशी ऋण, विदेशों से आने वाला ऋण, विदेशी ऋण, ठीक है। अब हम यदि कल आप पढ़ के आए हो, वहां भी हमने ऐसी सी बात लिखी है, लेकिन वहां ऋण शब्द नहीं है, अनुदान शब्द है। अब ये छोटे, तभी मैं शब्दों की तरफ आपको ज्यादा ध्यान दिलाता हूं। ये ऋण है, वो अनुदान है, दोनों बातों में रात दिन का फर्क होता है। अनुदान है तो वो राजस्व प्राप्ति है, ठीक है, और यदि ऋण है तो फिर वो पूंजीगत प्राप्ति है। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, आपने इस तरीके से खुद से बातें करनी है जैसे अपने पढ़ रहे हैं वैसे, तब जाके ये चीजें क्लियर होगी। आसान बहुत होता है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ गई ना, फिर नहीं निकलता ये। और फिर जब बजट आएगा तो सबसे पहले टीवी के आगे या मोबाइल के आगे आप ही बैठोगे, क्योंकि देखते हैं यार सर ने बताया था, ये नाम आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर वो नाम आएंगे, अखबारों के अंदर लिखा हुआ है, अरे यार ये तो सर ने बताया था। वो लिखेगा अनुदान, आपको अरे सर ये तो वो होता है जो नगद देते हैं, कैश देते हैं। उस दिन आप मान लेना आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हो। ये होता है, रट्टा नहीं होता इसमें कभी किसी चीज़ का। विदेशी ऋण, फिर लिख दीजिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋण। अब देखो कितनी गंभीर बात कही है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋण। वहां क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान, वहां ये था, ठीक। फिर लिखिए सरकार से, लिखते जाओ, सरकार से जिन्होंने ऋण लिया है, जिन्होंने ऋण लिया है, वह ऋण वापसी भी पूंजीगत प्राप्ति होती है। सरकार से जिन्होंने ऋण लिया है, वह ऋण वापसी भी पूंजीगत प्राप्ति होती है, ठीक है। भाई सरकार ने जिसको ऋण दिया, हो सकता है किसी देश को दे दिया हो, ठीक है, देना ही होता है। ये दे दिया हो, पैसा दे दिया हो उसको, तो फिर जैसे जापान ने हमें ऋण दिया है, याद आ रहा है, बुलेट ट्रेन के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए 50 सालों के लिए दिया है। ना ऋण देने वाले रहेंगे ना ऋण लेने वाले रहेंगे, भूल चूक लेनी देनी ये है। तो ऋण लेती देती है सरकार। अब हमने जिसको ऋण दिया है वापस तो करेगा हमें, वो हमारा पूंजीगत प्राप्ति है। ये चीजें समझ में आई,
बताइए, जिसके ना समझ में आई बताइए। ये शब्द समझ गए क्या? आइए एक स्टार डाल के लिखिए, ठीक है, और इस स्टार को लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सीधा ये क्वेश्चन लाइन में क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये क्या है, ऐसे नहीं आएगा। इसके अंदर आपको ऑप्शन के अंदर उलझाएगा वो, ठीक है ना। तो इसमें लिख दीजिए, लिखिए सरकार जो ऋण देती है, सरकार जो ऋण देती है उससे जो आय प्राप्त होती है, उससे जो आय प्राप्त होती है वो राजस्व प्राप्ति में आता है। सरकार जो ऋण देती है उससे जो आय प्राप्त होती है वो राजस्व प्राप्ति में आती है। लेकिन मूलधन पूंजीगत प्राप्ति है। मूलधन पूंजीगत प्राप्ति है। बहुत गहरी बात है, समझे ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए भारत ने किसी को ऋण दिया, 100 रुपये का ऋण दिया भारत ने, ठीक है। अब भारत को 100 रुपये से ब्याज प्राप्त हुआ या इनकम प्राप्त हुई, 20 रुपये की इनकम प्राप्त होगी, तो भारत को मिले कितने? 120। दिए 100 थे, 120 इसको मिले। इसका मतलब 20 रुपये क्या है? राजस्व प्राप्ति है, और 100 रुपये क्या है? पूंजीगत प्राप्ति है। ऐसी थोड़ी बारीकियां ध्यान रखनी है आपने। और वैसे दिक्कत नहीं आती है क्योंकि आय शब्द आ गया है, और जहां आय की बात होगी वहां राजस्व की बात होगी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी था ये। चलिए अब आ जाइए वापस, और कौन कौन से है पूंजीगत प्राप्ति। लिख दीजिए डाकघर बचत खाता। डाकघर बचत खाता, डाकघर बचत खाता से प्राप्त धन, सेविंग अकाउंट होता है ना पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो। फिर लिखिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। बचत प्रमाण पत्र से प्राप्त धन, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से प्राप्त धन। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। पीएफ नाम सुना होगा। जो गवर्नमेंट जॉब लगे होते हैं वो, हालांकि ऐसा नहीं है, प्राइवेट जॉब में भी ऐसा होता है, ठीक है ना। आज वैसा कुछ नहीं है, प्राइवेट जॉब में भी वही स्थितियां होती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में थोड़े से क्या नियम थोड़े से अलग टाइप के आ जाते हैं, थोड़े से अलग है। वैसे गवर्नमेंट जॉब के सेम ही सही होता है वो। और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, थोड़ी स्थिरता रहती है, प्राइवेट जॉब में स्थिरता की जिम्मेदारी नहीं है, इतना ही फर्क होता है। और प्राइवेट जॉब के अंदर क्या होता है, पूंजी ज़्यादा मिलती है, मतलब धन ज़्यादा मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में उस स्थिरता के लिए आपको थोड़ा कम धन दिया जाता है, ये होता है। ये वो आपने सुना होगा कि जो प्राइवेट जॉब करते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतनी चाय मीठी होगी, ठीक है। और सरकारी जॉब ऐसी जॉब होती है, कितना ही गुड़ डाल दो वो उतनी मीठी होगी जितनी उसको होनी है। समझे बात को, ये है। अब गवर्नमेंट टीचर होता है, वो पढ़ा के आ गया, हाँ जी खड़ा हो जा पढ़ ले,
तू महाराणा प्रताप पढ़ ले, तू ये पढ़ ले, अब मेरे को डिस्टर्ब मत करना कोई भी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। समझे बात को? तो उसका वो चल जाएगा, मेरा नहीं चलेगा। समझे बात को? मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। समझे ना बात को? इसलिए वैसे देखो, निजीकरण जो होता है ना, निजी, ये कभी गलत नहीं होता है, तभी तो अमेरिका आगे है। लेकिन निजीकरण के लिए क्या स्थितियां होनी जरूरी होती है। अभी आपका बैकग्राउंड क्या है? भारत में क्या असमानताएं बहुत है। आज निजीकरण कर दो तो जो गांव में बैठे लोग हैं उनको तो कईयों को आज भी मोबाइल चलाना नहीं आता। समझे ना? आज भी उनको जो लैंग्वेज है वो ढंग से बोलने नहीं आती, तो वो कैसे कर लेंगे? उनको लिया ही नहीं जाएगा। अब आप गांव में जाके, रिलायंस में जाके आज ट्राई करना थोड़ा सा कि मुझे थोड़े सेल्समैन की नौकरी दे दो, आप कहोगे आप आए कैसे? बाहर निकलो, पहले तो बात ही नहीं करेंगे आपके साथ। क्यों? शकल से ही पता लग जाएगा ये नुकसान ही करा के जाएगा यहाँ। समझे बात को? तो ये उसके लिए स्किल चाहिए, और स्किल है नहीं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो विकसित देश है, उनमें स्किल पहले है, तो वहां वो सोचते ही नहीं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, हमें प्राइवेट ही करनी है, क्योंकि प्राइवेट में पैसा ज्यादा है। इस कारण से वहां वो बढ़ गया। यहाँ असमानताएं बहुत ज्यादा है, तो हम ये सोचते हैं कि भाई कहीं लग जाओ, एक बार लग जाओ। क्यों? हमारे पास स्किल नहीं है, स्किल नहीं है। और स्किल जब हो जाएंगे तो आप देखना, आप खुद कह दोगे नहीं जी हमें ये नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं, आप विकास दिव्य कीर्ति जी को देखते हो, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कोचिंग सेंटर खोला, तो स्किल है, वो स्किल है इसलिए खोला, नहीं तो मेरे हिसाब से आईएएस की नौकरी कोई छोड़ता नहीं है। अभी एक महिला थी, मैं नाम मेरे याद नहीं आता, मैं बहुत फेवर करता हूँ उस चीज़ का। और बहुत फेवर क्या होता है, किसी के डिसीजन को देखना होता है। तो 3 साल उसने आईएएस की नौकरी की, छोड़ दी, कोचिंग सेक्टर खोल दिया। इसमें हमें भी क्या है, थोड़ी फीलिंग अच्छी आती है कि चलो भाई ठीक है यार, हम लगे नहीं तो क्या हुआ कोचिंग में, तो यार वो लग गए कोचिंग में, आगे फर्क तो इतना ही है। तो फीलिंग थोड़ी अच्छी आती है। तो ये डिसीजन क्या एक गांव का व्यक्ति ले सकता है? कभी नहीं ले सकता जी। ग्रुप डी की नौकरी ना छोड़े, आईएएस में तो वो ऐसे बैठ जाए कि जी मैं नहीं उठूंगा यहां से। वो कहने सर पानी तो पी लो, ना ना जी मैं घर जाके पी लूंगा, खड़ा ही नहीं होऊंगा यहां से। समझे बात को? क्यों? अब उस डिसीजन लिया है। अब किसी महिला ने यदि डिसीजन लिया है आईएएस की नौकरी छोड़कर कोचिंग सेक्टर खोला है, तो यदि हमारी क्लास में से सभी बैठे तो सभी कहेंगे सर ये आईएएस के बारे में तो आपको ये तो बेवकूफ़ी है, अपने तो यही कहेंगे। लेकिन उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी सोच है। क्या जो विकास दिव्य कीर्ति जी के आज उसको जितने लोग जानते हैं, क्या पहले जान पाते? कभी नहीं जान पाते। गली गली में घूम रहे हैं आईआरएस, कभी नहीं जान पाते। लेकिन आज देखिए, आप यदि यहाँ आ जाए तो आप सम्मान से खड़े हो जाओगे, रोज पता ही नहीं लगेगा। तो एक स्किल होता है, ये हर किसी में नहीं होती है। चलिए जी, प्रोविडेंट फंड हो गया। इसमें क्या करते हैं, ये रखते हैं पैसा। जैसे मान लीजिए आप 15,000 रुपये कमाते हो, तो आपका पैसा रखेंगे। ये कब देंगे आपको? ये जब, हालांकि बीच में भी दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जनरली ये रिटायरमेंट के बाद देते हैं। ये जनरली सामान्यतः, ठीक है, पेंशन पुंशन होती है ना, उसमें देते हैं। लेने को पहले भी ले सकते हो, कई निकाल के करते भी हैं, लेकिन उसके बहुत नियम कानून है अलग से, वो अलग चीज़ है सारी, उस पर हम नहीं जा रहे। बस बात इतना ये समझ लीजिए, ये होता है कि जब आप नौकरी करते हो तो आपके नौकरी का कुछ हिस्सा, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हो, तो मान लीजिए 5 रुपये आपकी सरकार अपने पास रखती है, ठीक है। अब वो 5 रुपये अपने पास रखी, नौकरी की आपने 30 साल, अब हर महीने आपका पैसा कट रहा है, तो सरकार के पास वो पैसा जा रहा है, ठीक है, आपको ब्याज वगैरह भी देती है, लेकिन वो पैसा जा रहा है सरकार के पास। सरकार उस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या अन्य कामों में करती है। इनकम तो हो रही है ना उनकी, दे देंगे बाद में, सिंपल सी बात है। बैंक भी तो ऐसे ही करता है, आओ भाई ब्याज देंगे हम, तो बैंक क्या करता है, दूसरे को ऊंची दर पर लोन दे देता है, तो बीच में पैसा तो आया ना, तो उससे उसकी इनकम होती है बैंक की, तभी तो बैंक चलते हैं। आ जाइए, अब प्रोविजनल फंड समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब आइए, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त धन। सार्वजनिक उपक्रमों के
विनिवेश से प्राप्त धन, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त धन। अब ये मैंने अब आपको तो नहीं पढ़ाया, लेकिन सेकंड बैच है उसको पढ़ाया जा चुका है। विनिवेश के बारे में मैंने एयर इंडिया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था, याद कीजिए। एयर इंडिया के बारे में टाटा ने ले ली, कैसे ले ली, मतलब सरकार बेच देती है। एक तरीके से सरकार ने जो एयर इंडिया को बेच दिया वो विनिवेश है, लेकिन इसको समझने की बहुत आवश्यकता होती है। एक निजीकरण होता है, एक विनिवेश होता है, बहुत अलग बातें होती है। ये वो बाद में बात करेंगे, समझ गए? ठीक है जी, ये है जी सारी चीजें। ये आपके क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है, इसको पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। ठीक है, अब जब आप पढ़ो, ठीक है ना, जब आप पढ़ो तो पहले राजस्व प्राप्ति पढ़ो, फिर पूंजीगत प्राप्ति पढ़ो, फिर राजस्व व्यय पढ़ो, फिर पूंजीगत व्यय पढ़ो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। फिर कंपैरिजन, जैसे हमने यहां अभी थोड़ी देर पहले ये वाली बात की थी, ठीक है ना, यहां जहां भी आपको लगे हाँ यार मुझे लगता है ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अनुदान ऋण बदल देगा धीरे से आपके वो। ठीक है, यहां मैंने स्टार डाल के एक बात लिखाई थी, ये ऑप्शन होते हैं, डाकघर, बचत बैंक, ये सब पहचान जाते हैं बच्चे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो पहचान जाते हैं। ये जो होती है ना, इधर वाली जो लाइन लिखाई है, ये बीच में घुसा देते हैं। अब इसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जहां भी आपको लगे तो उसको क्या किया करो, थोड़ा सा टिक कर लिया करो या हाईलाइट कर दिया करो थोड़ा भी, हाँ यहाँ मुझे रुकना है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है इसको, समझे? अब ये जो आप प्राप्ति कर रहे हो, चाहे ऋण है, लोन है, जो भी है, ध्यान रखना। एक लाइन लिखो, नई लाइन से लिखिए, सरकार पूंजीगत प्राप्तियों से, नई लाइन से है ये, ऐसे नहीं लिखना इसको, ऐसे अलग, नई लाइन का मतलब है ऐसे अलग से स्टार डाल के, अलग से। ठीक है ना, वो तो जो प्राप्तियां थी ना हमारी वो कंप्लीट हो गई। कौन को आपसे कहेगा कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है, वो हो गई कंप्लीट, वो ये है सारी। और ज्यादा ही लिखाई है, ऑप्शन में इतने आते भी नहीं है, इस ज्यादा ही है ये, तो स्टार डाल के लिख दीजिए, सरकार पूंजीगत प्राप्तियों से उन संपत्तियों का निर्माण करती है, पूंजीगत प्राप्तियों से उन संपत्तियों का निर्माण करती है जो भविष्य में आय का स्रोत बनती है। जो भविष्य में आय का स्रोत बनती है। ठीक है, तो सरकार इन संपत्तियों से क्या, इस प्राप्ति से क्या करेगी, प्रॉपर्टी बनाएगी, संपत्ति बनाएगी। ठीक है, और ऐसी संपत्ति बनाएगी जो आने वाले समय में हमें इनकम देगी, आज नहीं देगी, आने वाले समय में। जैसे अभी मैंने आपको कहा, सरकार यदि किसी विनिवेश करती है, जैसे सरकार ने बीएसएनएल का विनिवेश कर दिया, एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया, ठीक है, उससे सरकार को जो पैसा प्राप्त होगा उससे उस संपत्ति का निर्माण होगा जो आगे इनकम क्रिएट करेगी। समझे ना, पैसे को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, आप अभी अपने घरों में होता है ना, जो समझदार परिवार होते हैं, गांव में देखा होगा, इस मामले में आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो, और हमारा परिवार तो इसी में रहा है, इसलिए मैं जानता हूँ। अपने क्या करते हैं, अपने जैसे मान लीजिए थोड़ा सा पैसा आ गया, ठीक है, या जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन 5 बीघा ज़मीन है, कोई साइड में पड़ी है, तो हम क्या करते हैं, आपने देख गांव में क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। ठीक है ना, उसको बेच के हम क्या करते हैं, दूसरी जगह जाके ले लेते हैं। ऐसा ही करते हैं भाई, नियम तो यही होता है, विकास का नियम तो यही है। 5 बीघा जमीन बेच के बोलेरो लेकर आ गए, ये तो गलत हो गया ना, समझे ना। 5 बीघा जमीन ले आपने बेच दी, नो डाउट कई बार बेची भी जाती है, तो हमने दूसरी जगह 7 बीघा 8 बीघा ले ली, या अच्छी जमीन ले ली 3 बीघा ले ली, तो ये हमारा क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इसे बोलते हैं ये बोलते हैं सरकार बेचती है, लेकिन बेचने के पीछे वो जो पैसा होता है उसका उद्देश्य भी इनकम के सोर्सेज क्रिएट करना होता है।
समझे ना? तो इसको ऐसे मत समझिए, कई बार सरकार को संपत्तियां बेचनी भी पड़ती है, बॉन्ड भी निकालने पड़ते हैं, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हम इसके स्थान पर हम ये बनाएंगे, इससे इतना पैसा आएगा। समझे ना? ये ऐसे होता है सारा। ठीक है, आज भी ग्रामीण हमारे तो आज भी है जी, जमीन का पैसा देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, हमें आज भी देखने नहीं देते। हमने कहा दिखा तो तू कितने होते हैं, तो कहते बस थोड़ा सा देख ले ऐसे, बस हो गया। याद है हमें आज भी, अब बताते हैं तो वो जो बड़े बुजुर्ग शिक्षा देते हैं ना बेटा, वो कहीं नहीं मिलती, किताबों में नहीं है वो कहते जमीन का पैसा आ गया ना, उससे यदि तू 100 रुपये निकाल ले, 100 रुपये निकाल दे और फिर तू उस पैसे को बचा के दिखा दे, वो बचेंगे नहीं, वो कब खत्म होंगे तुझे पता ही नहीं लगेगा, उसको तो देखना ही नहीं है। कोई कहते पैसे पैसे तो है ही नहीं भाई, हमेशा यही राग रखो। जैसे ही जमीन के पैसे आते हैं, 2-3 रिश्तेदार आ जाते हैं, जी वो बच्चे की फीस भरानी थी सर, वो थोड़ा सा 1 लाख दे दो सर जी, 1.5 लाख मैं तब दे दूंगा जी, वो लड़की की शादी है थोड़ा सा जरूरी हो गया है देना, मत दो, कह दे भाई है ही नहीं। एक निकाल लिया, क्या जमीन के पैसे का दस्तूर यही होता है, एक निकाल लिया सारे जाएंगे वो, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसका। वो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं बाड़ा लग गया, बाड़ा लगे, अब नहीं बचेगा ये, उसको तो आने ही मत दो। उसको कह दे हाँ भाई कहाँ किसने बेची, ले ले भाई, उसको तो डायरेक्ट उसको ही दे दे, यहाँ तो दे ही मत। उसूल होता है ये कई चीज़ों का, किताबों में नहीं मिलती ये चीज़ें। तो समझ में आई जी बात सारे? ये हो गया जी आपका सारा। अब बताइए मैं क्या लिखूंगा? पूंजीगत व्यय, शाबाश, बहुत बढ़िया। हेडिंग डाल दीजिए पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा समझ में, कोई ऐसी बात नहीं है। लिख दीजिए ऐसा व्यय जो संपत्तियों के निर्माण पर खर्च किया जाता है। ऐसा व्यय जो संपत्तियों के निर्माण पर खर्च किया जाता है। ठीक है, आइए अब आपको ऐसे करना है, मैं उस जैसी लैंग्वेज लिखा रहा हूं, आप पढ़ के आए हो तो आ जाएगा समझ में, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लिख दीजिए ऐसा खर्च जो कभी कभी होता है। ऐसा खर्च जो कभी कभी होता है और जिसे करने में निश्चितता नहीं होती है। जिसे करने में निश्चितता नहीं होती है, निश्चित नहीं है हमें। ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है हमारा। ठीक है, समझने की दृष्टि से बता रहा हूं, हर चीज पे लागू मत कर देना। समझने की दृष्टि से आप ये कह सकते हो कि जो कल मैंने आपको बताया था कि कोल्ड ड्रिंक आ गई एकदम से, उसको आप इसको रूप में देख सकते हो। समझे बात को? उसको इस रूप में देख सकते हो समझने के लिए। ठीक है ना, ऐसे तो देखो आप कहीं भी मेरे को फंसा सकते हो, इसलिए बीच बीच में बोल रहा हूँ समझने की दृष्टि से, ताकि आपके दिमाग में एक लय बन जाए। ठीक है ना, इसलिए अब ये कभी कभी होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से होंगे लिख दीजिए। जैसे
जैसे भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, ठीक है, आपने लैंड एक्वायर की, भूमि अधिग्रहण, जमीन खरीदी, ठीक है। दूसरा बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग बनाई, आपने बिल्डिंग बनाई, ठीक है। इसको आप देखिए ऐसे समझ सकते हो, आपने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, बिल्डर होता है, बिल्डिंग बना के रख दी, ठीक है, मकान पैसा पूसा लगा दिया, सीमेंट लगाया, सब लगा, लग रहा है ना उसका पैसा, ठीक है। क्या उसको ये पता है कि वो फायदे में रहेगा या नुकसान में रहेगा? क्या उसको फिक्स है कि उसके सारे मकान बिक जाएंगे? समझे बात को? कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है खंडर हो जाए, कोई भरोसा नहीं है उसका, ठीक है। मैंने ये बोर्ड लिया, कोरोना काल में लिया, तो इस पे पढ़ाने लग गए, चलने लग गया, ठीक है। कोरोना काल खत्म हो गया, ठीक है, वापस उसी बोर्ड पे आ जाते तो पता थोड़ी था, आ जाते तो आ जाते, फिक्स थोड़ी था। तो ये अब चल रहा है, ठीक है, नहीं चलता तो किसका क्या लेना था? निश्चितता नहीं है, फिक्स नहीं है, चले तो चले, ना चले तो ना चले। बिल्डिंग बनाई, बिकेगी तो ठीक है, नहीं बिकेगी तो कोई भरोसा नहीं है जी। मैंने कोचिंग के लिए भूमि अधिग्रहण कर लिया, खरीद ली, कोचिंग हब है, वहां से मैंने खरीद लिया। अब मैंने जैसे खरीद लिया, कोई जरूरी है बच्चे वहां जाएंगे? कोई, अब देख लो जाके, सरकार बदलती क्या स्थिति होगी, सारा सिस्टम सरकार पे डिपेंड करता है। अब कोई कुछ नहीं, यही ठीक है जी, वहाँ कुछ और प्रोग्राम करेंगे। अब जिसने वहाँ लगाया था वो हो गया काम, उसका खेल। ये चीज़ें हैं सारी। मैं भी गया था यहाँ जेडीए में, मैंने कहा चलो देखते हैं जी, देखते हैं, पूरा प्लान सा। कोई समझदार आप में से मिल गया, कहते गुरुजी थम जाओ, सरकार 5 साल बदलती है और पता नहीं लगता इन चीज़ों का। तो फिर एक भाई ने खरीद लिया था हमारे, तो एक दिन बैठे थे तो सर कहते आपको चाहिए क्या? मैंने कहा सर मैं ही मिला था क्या यार, कोई और नहीं है क्या? ऐसे क्यों करते हो यार? क्या नहीं वो जरूरत यार, कमाल करते हैं यार, मेरे कोई ले रहे हो तुम लोग, कोई और देख लो कोई। तो बिल्डिंग, ठीक है, मशीन, कोई मशीन ले लिया आपने, ठीक है, कोई जरूरी है क्या काम करेगी? आपने मशीन ली है, पैसा लगाया है, करोड़ रुपए लगाए हैं, अब वो करोड़ करेगी ना करेगी, हो सकता है 5 करोड़ दे दे, हो सकता है आधा करोड़ ही ना निकले। कोई इंस्ट्रूमेंट लिया आपने, ठीक है ना, शब्दों को देखना, निश्चितता नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है कोई भी चीजें। मशीन, उपकरण। 5वां लिखिए सार्वजनिक उपक्रमों, पब्लिक वेंचर बोलते हैं इसको। उपक्रमों को सरकार के द्वारा, सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऋण। सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऋण। फिर और लिखो, छठा लिखो, राज्य व यूनियन टेरिटरी को, राज्य व यूनियन टेरिटरी को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऋण। ठीक है, राज्य व यूनियन टेरिटरी को सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ऋण। मेरे हिसाब से ये 4 तो आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये भी कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं है। जैसे हमने कहा सरकारी कंपनियों को या सार्वजनिक उपक्रमों को एक ही बात है, दिया जाने वाला ऋण सरकार देती है, ठीक है ना। जैसे होता क्या है, जैसे कोई गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, अब गवर्नमेंट बैंक है, वो बैंक क्या कह रहा है जी, मेरी पार नहीं पड़ रही, हो जाती है स्थिति, कोई पता नहीं लगता है किसी चीज का, ठीक है। बैंक कह रहा है जी मेरी पार नहीं पड़ रही, मैं तो हैंड ओवर कर रहा हूं, मुझे नहीं पता,
लेकिन सरकार पब्लिक वेलफेयर को लेकर चलती है, पब्लिक का पैसा होता है उसके अंदर। तो सरकार क्या करती है कि आपकी समस्या क्या है, कहती जी मेरे पास पैसे नहीं है, क्या कोई बात नहीं, हम आपको पैसे देते हैं, ठीक है। इसमें सरकार थोड़ी रियायत भी करती है, ब्याज भी कम देती है, मतलब बैंक बना रहे इसलिए। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है ना, जैसे BSNL है, ठीक है, अब सरकार, अब ये डूबने की कगार पर है, तो सरकार क्या करती है, अभी हम आपको देते हैं पैसा, आप हमें वैसे थोड़ा कम ब्याज दे देना या कैसे ही है, लेकिन आप चलने दो इसको, बंद मत करो इसको। क्योंकि आप देखिए यदि BSNL को बंद कर देंगे तो BSNL में ऐसे कितने कर्मचारी है जो इससे जुड़े हुए हैं, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। आज यदि हम कोई भी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए भेल है, ये एक सार्वजनिक कंपनी है, ठीक है, ये है, अब यदि ये ऐसी कगार पर आ जाए, विलुप्त होने की कगार पर आ जाए, तो यदि इसको खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो इसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं 2.5-3 लाख, उनका क्या होगा, समझे ना। तो सरकार क्या करती है, थोड़ा सा इनको उठाती है, कहनी कोई बात नहीं, हम बैठे हैं अभी, और ज्यादा होती है तो मर्ज कर देती है या फिर बेच देती है, ऐसे होते। पहले पहले सरकार बचाने का प्रयास करती है। तो इसी तरीके से राज्य व यूनियन टेरिटरी को पैसा देती है, ठीक है ना। जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई तो सरकार ने पैसा दिया, अब वो अनिश्चित था, कुछ नहीं था उसमें, कभी कभार हुआ, वो बाढ़ रोज थोड़ी आती है, भूकंप आया, बाढ़ आया, तो सरकार ने उसको सहायता राशि दे दी। ये सब इसके अंदर आता है, समझ में आई जी बात सारी, ये है जी। चलिए जी, अब आ जाइए नई लाइन से। एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, मुझे आपसे, जैसे इधर देखो सैलरी, मैं यहां पर आपको बस चेक कर रहा हूं, ठीक है ना। सैलरी, सैलरी तो समझते हो ना, यही नहीं समझते तो फिर बैठे किस लिए, ठीक है। सैलरी, एक ब्रिज निर्माण, ठीक है, दोनों ही खर्चे हैं। हम किसी पुल का निर्माण कर रहे हैं, ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं, आपको ये बताना है इसके अंदर से राजस्व व्यय कौन सा है और पूंजीगत व्यय कौन सा है, बताइए। सैलरी क्या है, राजस्व व्यय, और ये ब्रिज का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, जो भी, ये क्या है, पूंजीगत व्यय है। तो इसके आगे आप साथ साथ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ी बीच बीच में ये वर्जिश होती रहनी चाहिए। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, चले आइए। जैसे मैं कहूं कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटर को खरीदा हमने, मशीन खरीदी, ये क्या है, पूंजीगत व्यय है, ठीक है। आइए अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये तो आप आसान लगा आपको या टफ लगा, एक तो तुम लोग है ना, पता नहीं कैसे बोलते हो, मैं मानता हूं गर्मी पड़ रही है, मैं भी ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो होता ही है यार। चलिए, अब कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई तो चाहिए, ऐसे तो चलेगा नहीं, वो मशीन को चलाने वाला चाहिए, साफ करने वाला चाहिए, ब्रिज निर्माण होगा,
ठीक है, उसका रख रखाव भी तो रखना पड़ेगा। मतलब ये जो आप देख रहे हो, इसका जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस मतलब रख रखाव, ये किसके अंदर आएगा? हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो इसका मेंटेनेंस है ना, ये राजस्व व्यय है। ऐसी चीजें समझनी है आपने। मशीन आपने खरीदी, पूंजीगत व्यय है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए आपने एक व्यक्ति रखा, उसको मेंटेन करने के लिए, वो क्या हो जाएगा? राजस्व व्यय हो जाएगा। जब तक इसको रिपीट नहीं करोगे ना बार बार, लगभग 4-5 बार, तब तक ये आपको उल्टा टेढ़ा लगेगा। पढ़ना तो देखो, इसको पढ़ेगा। चलें, हो गई बात सारी? आइए अब आओ। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, थोड़ा अलग चलूंगा मैं। राजकोषीय घाटा, डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। ठीक है, आइए देखो। अब यहां आपका जो है ना, वो जो राजस्व घाटा था, यहां पर हमने क्या नाम लिया है? राजकोषीय घाटा। अब ये थोड़ा डिफरेंट आ गया। ठीक है, यहां पूंजीगत घाटा वगैरह ऐसे शब्द नहीं आ रहे। ठीक है ना, पूंजीगत अधिशेष शब्द नहीं आ रहा है। यहां पर आपके दो शब्द हैं, एक राजकोषीय घाटा है और एक राजकोषीय अधिशेष है। याद कीजिए, ऐसे मिलते जुलते शब्द आपने पीछे पढ़े थे। फिस्कल सरप्लस बोलते हैं इसको। ठीक है, जो वहां किया था अपनों ने वो ही है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कमाई कम, खर्चा ज्यादा। कमाई कम, खर्चा ज्यादा। आइए, इसके आगे क्या लिखूं? बताइए। आय ज्यादा, खर्चा कम, लिख दीजिए। लिख दिया क्या? 2 मिनट रुकना एक बार। चलो लिख लो, लिख दो, लिख, इसको लिख दो, लिख दो। कमाई ज्यादा, खर्चा कम। चले, आइए, होगी बात सारी? आइए, अब बहुत आसान सी शब्दावली है। जैसे मैं आपसे पूछूं, सरकार की कुल प्राप्तियां क्या है? बहुत आसान है, इजी, सबसे इजी। सरकार की कुल प्राप्तियां। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, सरकार का कुल व्यय, ये क्या होता है? बहुत आसान है। देखिए, सरकार की कुल प्राप्तियां कह दे तो ये होगी आपकी राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको।
यदि आपसे कह दे सरकार का कुल व्यय क्या है, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। आप देखिए कितने आसान चीजें हैं ये, एक बार दिमाग में बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चले, आइए अब आप देखिए इन दोनों को ऐसे कर लो। चले, आइए अब यहां पर इसको ऐसे कर लो, दो स्थितियां हैं ये, यहां लिख देना दो स्थितियां, दो कंडीशन बनेगी यहां पर। दो स्थितियां बनेगी, ठीक है। अब दो स्थितियां कौन कौन सी हैं? दो स्थितियां ये है कि यदि कुल प्राप्ति ज्यादा है और कुल व्यय कम है तो ये होता है लाभ की स्थिति, ये लाभ की स्थिति है। और कुल प्राप्ति कम है और कुल व्यय ज्यादा है तो ये होता है घाटे की स्थिति। और ये जो घाटे की स्थिति होती है इसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसे राजकोषीय, हालांकि पहले बता दिया फिर मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है आपको। राजकोषीय घाटा एक तो यह है परसेंटेज के रूप में होता है, प्रतिशत के रूप में होता है। प्रतिशत के रूप में होता है, ठीक है। और एक और लिख दीजिए, यह जीडीपी के परसेंटेज के रूप में होता है। अब जीडीपी वगैरह आप अभी यही समझ सकते हो कि टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन, अभी समझने के लिए यह जीडीपी के परसेंटेज के रूप में होता है। एक बार लिखो फिर समझाता हूं इन चीजों को। चले, ठीक। आइए नई लाइन से लिखिए, एन के सिंह समिति, एन के सिंह समिति, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट।
लिखिए, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार को वर्ष 2022-23 तक केंद्र सरकार को वर्ष 2022-23 तक राजकोषीय घाटा 2.5%, अंडरलाइन, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ये। वर्ष 2022-23 तक राजकोषीय घाटा 2.5% तक ले आना चाहिए, ठीक है। इससे अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर रहती है, ठीक है। ठीक है, देखो ये क्या है, एक कॉमन है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन मैं बता देता हूं। मुद्रास्फीति की जो दर है भारत के अंदर, उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर ये 4% होनी चाहिए। आरएस 2018 के अंदर क्वेश्चन आया भाई, 4% होनी चाहिए। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप इसके अंदर 2 जोड़ सकते हो, मतलब 6 तक ले जा सकते हो। आपको कुछ बैलेंस करना है तो आप 2 कम कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी ऐसे ही चलेगी। यदि आपने इसको गड़बड़ी कर दी तो फिर गड़बड़ी है, फिर आप बैलेंस में नहीं हो, समझे। जैसे मुद्रास्फीति की दर 7 से ऊपर क्रॉस कर गई तो आप देख लीजिए लोगों की जेब से पैसा ज्यादा लगने लग गया, लोग कहने लगे ना महंगाई आ गई। इस स्थिति में लोग कभी नहीं कहेंगे कि महंगाई आ गई, समझे ना। इस बैलेंस में रहना है, ठीक है। ये मुद्रास्फीति के संबंध में बताया। इसी तरीके से इसमें यह कहा गया कि 2.5% है तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कर दिया तो गड़बड़ी है, समझे। अब ये क्या कह रहा है, आप सोचिए। ये कह रहा है कि 2.5% आप राजकोषीय घाटा कर सकते हो। और राजकोषीय घाटा क्या है, खर्चा ज्यादा, इनकम कम। कह क्या रहा है, कर लो, आपका जितना खर्चा है ना, खर्चा ज्यादा कर लो, पैसे कम है कोई बात नहीं है, खर्चा ज्यादा कर लो। ये कह रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना। ये कह रहा है कर लो, 2.5% तक आप कर सकते हो। मतलब ये इसके कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास 100 रुपए है तो आप 125 रुपए खर्च कर लो, इतना कर लो अपने ऊपर, ये कहने का अर्थ है। लेकिन 25 रुपए से ज्यादा मत करना, समझे बात को। अब इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, हो सकता है आपको जानकारी हो, क्योंकि बहुत कॉमन चीज है ये। जैसे एक परिवार है, ठीक है ना, एक परिवार है, उसकी इनकम है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए है। अब उसको गाड़ी लेनी है, ठीक है ना, गाड़ी लेनी है तो उसने अपने हिसाब, अब ये कोई वो फॉर्च्यूनर तो लेगा नहीं, सिंपल सी बात है। फॉर्च्यूनर की 1 लाख किस्त आती है तो खाएगा क्या, तो राजकोषीय घाटा, इस पे तो बात ही नहीं कर सकते राजकोषीय घाटे की, ये तो बर्बाद आदमी है। लेकिन अब ये मारुति 800 या एक्सेट्रा कोई भी क्विड टाइप में ले सकता है, तो इसकी जो इनकम, मान लीजिए इसकी जो किस्त बनी 11,000 रुपये बन गई। अब ये कहता है कोई दिक्कत नहीं है जी, मेरे 1 महीने की इनकम है, 11,000 रुपये किस्त दे दूंगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है। अब ये 11,000 रुपये जो किस्त दे रहा है ना, ये इसको लग रहा है 11,000 दे रहा हूं, लेकिन ये वास्तव में 11,000 से ज्यादा दे रहा है। अब ये ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब इसकी इनकम कमी हुई,
दे तो भाई 11,000 दे रहा है, 11,000 तो निकल ही रहे हैं, क्या इसके साथ प्लस में कुछ नहीं निकल रहा? बिल्कुल निकल रहा है, इसके ब्याज लगता है इसका। ठीक है, जब आप नौकरी लगोगे और मकान लोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने मकान तो ले लिया, रह भी रहे हो उसके अंदर, आनंद भी ले रहे हो, लेकिन आपने मकान की लास्ट तक दुगनी कीमत दे दी। यदि आपने 20 लाख में मकान खरीदा है तो पता लगा लोन के माध्यम से 40 लाख दे दिए। ये हकीकत है, पूछना किसी से, तभी तो कमाएंगे बैंक वाले, नहीं तो ऐसे कैसे दे दें आपको। ठीक है, अब ये इसने दे दिए, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। घरवाली कहती है कि एक कुकर और ले लो, इसको भी लोन ले लिया इसने, 500 रुपये चलता रहा। अब ये किस्त भी कट रही है, फिर कह रहे नहीं मुझे नींद अच्छी नहीं आती, एसी ले लो, इसका भी कर लिया। अब बैलेंस चल रहा है यहां पर, यहां लगातार कम होता जा रहा है। यदि ये सही तरीके से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर बैंक वाले घर आ जाएंगे, गाड़ी भी ले जाएंगे, कुकर भी ले जाएंगे। हाँ, लुगाई नहीं लेके जाएंगे, वो कोई बात नहीं है वो कोई बात नहीं है। समझे बात को? बैलेंस में होना जरूरी है, राजकोषीय घाटा होना जरूरी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये ऐसे होता है ये। ठीक है, आप जो भी लोन लोगे ना, अपनी औकात के आधार पर लो, कहने का मतलब ये है इसका। एनके सिंह समिति यही कहती है, औकात के आधार पर लो, कि यदि कल को कोई दिक्कत भी आए तो आप उसको बैलेंस कर सको, ये ना हो कि आप दिवालिया घोषित हो जाओ। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा की स्थिति ये रही। अब क्या राजकोषीय घाटा होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। एक लाइन लिख दीजिए, किसी भी देश में राजकोषीय, लिखो, किसी भी देश में संतुलित, ये शब्द जरूर इस्तेमाल करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। किसी भी देश में संतुलित राजकोषीय घाटा का होना जरूरी है। संतुलित राजकोषीय घाटा का होना जरूरी है। चले बात? ठीक है, आइए देखिए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कमाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अभी बात की, 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो ले दे के उसका खर्चा कितना हो गया? सब कुछ मिला के मान लीजिए उसका 70,000 रुपये महीने का खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया उसका। ठीक है ना, बच्चे की फीस भी देनी पड़ती है, बिल भी भरने पड़ते हैं, आना जाना भी होता है, रिश्तेदार भी आते हैं, कपड़े लत्ते सब। तो ओवरऑल एक औसतन हम मान लेते हैं कि महीने का औसतन 70,000 लगता है। ठीक है ना, मान लेते हैं, और 30,000 रुपये इसकी बचत है। अब ये बचत कर रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बचत है, सेविंग अकाउंट के अंदर इसके पड़े हैं, बैंक ब्याज दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके। लेकिन ये कहता है कुछ मैं नया करना चाहता हूं। ठीक है, अब 30,000 इसके आसपास है। अब इसने क्या किया, कुछ इसके पास सेविंग थी, और इसने क्या किया, एक प्लॉट खरीद लिया, एक प्लॉट खरीद लिया। अब प्लॉट खरीदने, प्लॉट है मान लीजिए 20 लाख का। अब ये इस प्लॉट को लेना चाहता है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन 20 लाख रुपए नहीं है इसके पास। इसका मतलब ये प्लॉट नहीं खरीद सकता। लेकिन बैंक कहता है हम देंगे आपको पैसे, आप प्लॉट खरीदिए। ठीक है, बस आप हमें महीने महीने की इतने देते रहना। तो वो कहता ठीक है मैं दे दूंगा। अब आप देखिए उसका एसेट्स तैयार हो रहा है, ये जो भविष्य में उसके इनकम का सोर्सेज होगा। तो ये राजकोषीय घाटा, अब इसकी इनकम कम हो रही है, खर्चा ज्यादा कर रहा है ये। ठीक है, लेकिन ये जरूरी तो है ना, विकास के लिए जरूरी तो है ही। तो राजकोषीय घाटा विकास के लिए जरूरी होता है, लेकिन वही बात है, मैंने कहा संतुलित। पूरे के पूरे लगा बैठा और दिवालिया घोषित हो गया, फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर समस्याएं आ जाएगी। तो एनके सिंह समिति ये कहती है कि सरकार को कहती है आप लोन लो, विदेशी ऋण लो, वर्ल्ड बैंक से लो, आईएमएफ से लो, जहां से लेना है वहां से लो, लेकिन एक लिमिट में लो।
यदि आप ज़्यादा लोगे ना तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत आई गई। अब ज़्यादा लोन ले लिया, उठा लिया, हमने राफेल ले लिया, वो ले लिया, सब ले लिया। अब हमारे दिमाग में तो ये चीज़ आती है, अब बहुत मुझे देश रक्षा की दृष्टि से मजबूत हो गया, बेच हो तो गया, नो डाउट, कोई दिक्कत, लेकिन वो पैसा तो चुकाना पड़ेगा ना। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से। तो टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गई। ये कारण होते हैं, समझे ना बात को? तो तभी तो महंगाई बढ़ गई, सरकार ने खर्चा ज्यादा कर दिया, ओवर खर्चा कर दिया। ओवर खर्चा करने से होता है, जैसे मान लीजिए ये 1 लाख वाला व्यक्ति यदि प्लॉट भी ले ले, बोलेरो भी ले, सब ले ले, खर्चा कर दे, तो कंडीशन खराब हो जाएगा ना इसकी। ये चीजें हैं। तो सरकार भी ऐसे ही करती है, सरकार ऋण लेती है, सड़क निर्माण के लिए लेती है, कोई योजना निकालने के लिए लेती है। योजनाओं में पढ़ते हैं ना, इसे इस योजना को सहायता कौन दे रहा है? पता लगा एशियन विकास बैंक दे रहा है, तो वहां से सरकार ने पैसा लिया है उस योजना से। अब उस योजना से ही सरकार कमाएगी। अब यदि अनबैलेंस हो गया और वो लोन पूरा नहीं कर पाए तो फिर सरकार को लोन तो चुकाना ही पड़ेगा, फिर वो टैक्स बढ़ाएगी, और टैक्स बढ़ाएगी, फिर ये स्थिति गलत हो जाती है, फिर आपकी जेब से पैसा जाता है। फिर वो वही बात है कि हम वो 4+4 वाली वो वहां से बाहर हो जाएंगे, हम तभी स्थितियां खराब होती है। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग होती है ना, डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है कि मैं इतना करूं कि ना करूं। समझ में आ गई होगी बात सारी। तो राजकोषीय घाटा होना जरूरी होता है, लेकिन बैलेंस में होना जरूरी होता है। और लगभग जो इन्होंने कहा है कि आप 2.5% तक कर सकते हो, जो आपकी जीडीपी है ना उसका 2.5%। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपकी जीडीपी 100 रुपये की है मान लीजिए, ठीक है, तो इसका 2.5 निकालना क्या बनेगा? 2.5 रुपये बन गए क्या? ठीक है ना। तो यदि आप मतलब 100 रुपये खर्च करते हो ना, 100 रुपये आपकी इनकम आ गई, एक ऐसे मानिए इनकम आ गई ना, तो 2.5 रुपये और खर्च कर सकते हो आप, किसी से ले दे के और कर दो, मतलब 102.50 रुपये खर्च कर सकते हो। अब यदि आप कहोगे मैं 105 करूंगा तो दिक्कत आएगी आपके। इसके कहने का अर्थ ये है भाई 2.5 में तुम समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, IMF से, ये थोड़ी नहीं देता कर ले आजा कुछ भी, ऐसे तो कर नहीं सकते भाई। गांव में क्या होता है, लोग आड़त की दुकान से लेते हैं, ज्यादा हो जाता है तो क्या है ही नहीं भाई साहब, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं। ये हमें बाद में, हम तो क्या, आप भी बुजुर्गों के पास बैठा करो, वो बताते हैं आपको। तो ये क्या होते हैं कि जैसे जो आड़त की दुकान चलाते हैं, ये हम सोचते हैं हम उसके पैसे खा गए, हम सोचते हैं। ध्यान रखना, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो तब तक आपको पैसे देगा जब तक उसको फायदे में है। वो जिस दिन उसे लगा कि ये 1000 रुपये देने से मुझे इसके पीछे चलना पड़ेगा, उस दिन कह देगा जी राम राम, अब नहीं है जी, अब है ही नहीं, उस दिन आपको मना कर देगा, उस दिन मना कर देगा वो। और फिर आप उसको दो चाहे ना दो, आप सोच रहे हो मैं खा गया, लेकिन वो कमा गया आपसे, उसने कमाई की हुई है आपसे। वो तब आपको बंद करेगा जब उसको ये लगेगा कि ये खराब करेगा, अब ये नहीं देगा, तब वो बंद कर देगा जी, अब नहीं है मेरे पास, क्योंकि फसलें तो उसी के पास आती है, ब्याज ब्यूज सब लगा लेता है उससे। वो बकायदा 2-3 आदमी रखे होते हैं उसके, भाई बता इस चेतराम का क्या हाल है, कि सर अब मत देना इसको, यदि अब गया तो अपने घाटे में आ जाएंगे, तो बंद करके इसको, इसके आना आगे लिख दे चेतराम का प्रवेश निषेध है। ये होता है, इसे बढ़िया कहते हैं साहब, अपने जैसा नहीं होता है वो। ये चीजें होती है। अपने तो क्या है, हाँ जाए खा लिया, मजे आ गए, खा लिया नहीं, बेवकूफ आदमी दे के आया है उसको क्यों, इतनी सी तो बुद्धि है यही इस्तेमाल करते हैं हम। तो तभी तो व्यापार क्या होता है, यही तो व्यापार होता है। आपको बताते हैं ना कई बार कि हमारा जैसा पास कोई आ जाए तो हम तो ये कहेंगे यार तू तो हमारे गांव का ही है यार, तो हम तेरे से फीस लूंगा क्या, बढ़िया कहेगा कि तेरे से फीस थोड़ी लूंगा, लेकिन उसको ऐसे लेगा वो कि फीस भी पूरी, वो खुश भी हो जाएगा। बस हमें क्या है, थोड़ा वो पैसे कम लेके ही खुशी देनी आती है, वो पैसे सारे लेके खुश कर देगा। तभी तो देखो व्यापार जो होता है ना, व्यापार यही कर सकते हैं जिसने व्यापार करना सीखा है।
हर कोई नहीं कर सकता व्यापार। ठीक है, चलिए जी, ये बजट हो गया जी आपका कंप्लीट।